बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फॉइल। इस लेक्चर में हम फॉइल के कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाउ टू फाइंड आउट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फॉइल। हम आगे चलते हैं और हम पढ़ेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे किसी भी फॉइल का। न्यूमेरिकली हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और थ्योरेटिकली द मीन ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी फॉइल, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज़ नंबर फर्स्ट, calorie. It is the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram or water through 1 degree centigrade. तो कैलोरी क्या होती है कि ये हीट की वो अमाउंट होती है जो कि किसी भी वाटर को 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर इसकी राइज करेगा। मतलब अगर हम 1 ग्राम वाटर ले लें, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हम इसको हीट दे दें, तो अगर इसकी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होती है तो फिर उसके हम हीट को मेजर करेंगे। जितना हीट उसने एब्जॉर्ब की फॉर द राइज ऑफ 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर या सेंटीग्रेड, तो हम उसी हीट को कैलोरी कहते हैं। सही है। नेक्स्ट 2 नंबर, किलो कैलोरी। दिस इज द यूनिट ऑफ हीट इन metric system and is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree centigrade, किलो कैलोरी। ठीक है, तो किलो कैलोरी भी हीट की यूनिट है, लेकिन ये उससे बड़ा यूनिट है और इसको ये यूनिट जो है ये मेट्रिक सिस्टम का है। एक एसआई सिस्टम होता है, एक मेट्रिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये मेट्रिक सिस्टम का यूनिट है और ये हम बड़े यूनिट में हम इसको यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट हो तो वहाँ पर हम छोटे यूनिट्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, तो हम बड़े यूनिट्स को यूज़ करेंगे, जैसा कि किलो कैलोरी है। ठीक है, तो किलो कैलोरी हम तब यूज़ करेंगे जो हमारे पास अमाउंट ऑफ द बर्निंग फॉइल ज़्यादा हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम किलो कैलोरी यूज़ करेंगे। और इसकी डिफिनीशन है कि 1 kg ऑफ वाटर को जब हम हीट करेंगे और उसकी टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री राइज हो जाए, तो 1 kg ऑफ वाटर के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड हो उसी हीट को हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। ठीक है, 1 किलो कैलोरी में हमारे पास 1000 कैलोरीज होती है। तो चूँकि वाटर की अमाउंट फ्राम 1 ग्राम टू 1000 ग्राम पहुँच गई, तो इस तरह हीट रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी फॉर द राइज ऑफ 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। तो 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हमारे पास हीट भी ज़्यादा होगी, जबकि वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। सही है, तो दिस इज़ द डिफिनीशन ऑफ किलो कैलोरी। नाउ थर्ड नंबर पे ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU। ठीक है, दिस इज़ द यूनिट ऑफ हीट इन इंग्लिश सिस्टम। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to increase the temperature of 1 pound of water through 1 degree Fahrenheit। सही है, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट या BTU ये भी हीट की यूनिट है। हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये भी यूज़ होता है, लेकिन ये ब्रिटिश यूनिट है और ये ब्रिटिश सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे पास यूनिट चेंज होते हैं। हमारे पास टाइम का यूनिट तो सेम होता है, लेकिन
वेट का यूनिट चेंज होता है, इस तरह लेंथ का यूनिट चेंज होता है। फॉर दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम फॉर द लेंथ वी यूज़ पाउंड, pound, या no, for this system you use a feet in the length, and for weight we use a pound, and that is for mass we use also पाउंड। ठीक है, तो हमारे पास इस सिस्टम में हमारे पास सारे यूनिट चेंज होते हैं। जब यूनिट चेंज होते हैं तो हमारे पास बेसिक चीज़ें भी चेंज होती है। तो यहाँ पर भी जब हम 1 पाउंड वाटर की हमारे पास 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर चाहे, तो इसके लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड हो उसी को हम 1 BTU कहेंगे। सी ओके, टूवर्ड द नेक्स्ट। ओके, 4th नंबर पे सेंटीग्रेड हीट यूनिट। ये भी कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट है। और इस सिस्टम में भी हम किसी भी फॉइल की कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स नाउ नो अबाउट द सेंटीग्रेड हीट यूनिट, जिसको हम CHU भी कहते हैं। ठीक है, तो द डेफिनेशन इज दैट इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 pound of water through 1 degree centigrade। ठीक है, तो CHU इस यूनिट में हम वाटर को हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट में लेंगे, चूँकि हीट हम किस चीज़ में लेंगे, हम इसको हम लेंगे मैट्रिक सिस्टम में। ठीक है, तो हीट वाटर का जो यूनिट होगा या वेट का जो यूनिट होगा वो किस चीज़ में होगा, या कोयल का जो यूनिट होगा वो हमारे पास पाउंड में होगा, और हमारे पास जो यहाँ पे हीट की यूनिट होगी वो मीट्रिक सिस्टम से होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम 1 पाउंड वाटर की हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम क्या करें, इसकी हम टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करें, तो उसके लिए जो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम 1 CHU कहेंगे। सही है। नाउ अगर आप इसको कन्वर्ट करें टू द अदर यूनिट, तो नीचे आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरियस यूनिट्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो आपको अभी दिखाई देती है ये जो है ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको ये याद हो। सही है, तो आप नीचे देखिए 1 किलो कैलोरी हमारे पास 1000 kg के कैलोरी के बराबर है। तो 1 किलो कैलोरी हमारे पास 3.968 BTU के बराबर है, और इस तरह 1 किलो कैलोरी, ठीक है, ये आपके पास बराबर है 2.2 CHU के बराबर है। तो आप तीनों यूनिट्स को किसी भी यूनिट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इसकी कन्वर्जन के लिए आपको ये याद होनी चाहिए कि 1 किलो कैलोरी कितनी CHU के बराबर है और 1 किलो कैलोरी कितनी BTU के बराबर है। इस तरह आप किलो कैलोरी को BTU और CHU में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास CHU हो तो आप इनको इन बाकी दूसरे यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज पर ग्राम, कैलोरीज पर ग्राम, और किलो कैलोरी पर kg। सही है, अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू की आप यूनिट रिप्रेजेंट करना चाहे तो आपको इसको कैसे लिखना होगा, या तो आप कैलोरी को ग्राम में आपने इसको शो करना होगा, क्योंकि कैलोरी जो कि हमारे पास हीट की यूनिट है, इस तरह ग्राम जो हमारे पास वेट की यूनिट है, तो दोनों छोटे यूनिट्स हैं कैलोरी एंड ग्राम। ठीक है, और इस तरह किलो कैलोरी एंड kg ये बड़े यूनिट्स हैं हमारे पास है हीट के और वेट के।
तो आप इन दोनों में इसको आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। सेकंड पैरा, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट, आप 1 पाउंड को BTU पर पाउंड आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट में आप हमेशा इसको पाउंड में आपने शो करना होगा। इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड फॉइल्स, तो जब भी आप किसी सॉलिड और लिक्विड फॉइल की आपने यूनिट रिप्रेजेंट करना हो तो आपको इसको BTU पर पाउंड में शो करना होगा। सिर्फ ओनली द अबव यूनिट विल बी शो इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ गैसियस फॉइल्स द यूनिट यूज्ड आर किलो कैलोरीज पर क्यूबिक मीटर इज शोन, ठीक है, एंड या BTU पर मीटर क्यूबिक। तो आपको ये सारे यूनिट बताए गए हैं। नाउ नेक्स्ट, हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू HCV। तो इससे भी आपके पास जो हमारे पास हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या है और वो हम कब यूज़ कर सकते हैं। हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फॉइल portion is defined as the amount of heat evolved when a unit weight or volume in the case of gaseous foil of the foil is completely burned and the products of combustions cooled to the normal condition with water vapor condensed as a result, ठीक है। The heat contained in the water vapor must be recovered in the condensation process. It is also called gross calorific value or GCV, and higher heating value or HHV। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू हम तब यूज़ करेंगे जब हम गैसेस को हम क्या करेंगे, इसको बर्न करेंगे और फिर जो बर्निंग होती है वहाँ पे हमारे पास वाटर वेपर आता है और फिर हम इसको कंडेंस करेंगे, ठीक है। जब इसको कंडेंस करेंगे तो जब हम इसको कंडेंस करेंगे तो द वेपर हम दोबारा इसको रिकवर करेंगे, ठीक है, इन अ कंडेंसेशन प्रोसेस लाइक बॉयलर, हीटिंग बॉयलर और अदर पावर प्लांट। तो ये ज़्यादातर पावर प्लांट में हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम वाटर को बॉयल करेंगे, वेपर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको इसकी वेपर की एनर्जी को हम क्या करते हैं, हम आगे टरबाइन में हम यूज़ करेंगे। फिर वहाँ पे हमारे पास वेपर फॉर्म कंडेंस होते हैं इन द लिक्विड फॉर्म। तो वहाँ पे हमारे पास जो वेपर की जो स्टीम की जो हमारे पास क्या है हीटिंग वैल्यू है या इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, तो हम इसको हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं क्योंकि हम लिक्विड फॉर्म को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड हो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। क्योंकि जो हम किसी भी लिक्विड को, वाटर को हम कंप्लीटली क्या करते हैं, हम वेपोराइज करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हाइयर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। तो जब हम इसकी क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसकी हीटिंग वैल्यू को, तो हम इसको हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCV। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू of a foil portion is defined as the amount of heat evolved when a unit weight or volume in the case of gaseous foils of the foil is completely burned and water vapor leaves with the combustion products without being condensed. It is also called net calorific value and lower heating value. इस लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में हम भी वो वेट को या वॉल्यूम को, वेट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉइल और सॉलिड फॉइल एंड वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉइल, अगर हम इसको कंप्लीटली बर्न करें, ठीक है, और हमारे पास जो वाटर वेपर रह जाते हैं, अगर हम इस वाटर वेपर को हम विदाउट कंडेंसेशन हम इसको क्या करें, हम
इसको इवाल्व करें, हम इसको छोड़ दें, तो कंडेंसेशन में चूंकि हमारे पास लिक्विड दोबारा वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में आते हैं और इसमें हमारे पास ये क्या होते हैं, ये इवाल्व होते हैं, ये खारिज होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि वाटर वेपर कंडेंस फॉर्म में नहीं आते, तो यहाँ पे जो हमारे पास हीटिंग वैल्यू यूज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। सही है, तो हमारे पास एक लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है, एक हायर कैलोरीफिक वैल्यू है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू व्हेन वाटर वेपर आर कंडेंस्ड व्हेन the liquid or the foil completely burned, and lower calorific value when the weight or volume of the foil completely burned the way water vapor are evolved. Okay, now the next slide is about the determination of calorific value. Now, how to determine the calorific value of any foil? If the foil are in gaseous form, solid form or liquid form, तो हम कैलोरीफिक वैल्यू को किस तरह डिटरमाइन करेंगे, न्यूमेरिकली हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, इसकी हम वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कांस्टेंट भी होते हैं और इसके लिए हमारे पास गिवन डाटा होता है। इस गिवन डाटा के बेस पे हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेशन करते हैं ऑफ द calorific value of any foil. If the foil in the form of gaseous state, if the foil are in the form of solid state, if the foil if the form of foil in the solid position. Okay, तो जिस फॉर्म में हमारे पास फोइल मौजूद हो तो उसी के मुताबिक इसके अपने कांस्टेंट होते हैं, उस कांस्टेंट को हम यूज़ करके हम कैलोरीफिक वैल्यू इस फोइल की मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास नीचे आपको सारा डिटेल दिया गया है कि आपको एक तो उस फोइल की वेट का पता होना चाहिए, मास ऑफ द फोइल, एक दूसरा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ठीक है, सेकेंडली फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, चेंज इन टेम्परेचर दिस, ठीक है, डेल टी T2 माइनस T1। सही है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाटर के आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अगर आप वाटर की कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास ये फार्मूला है। फिर अगर आप किसी फोइल की मालूम करना चाहें तो आपका वहाँ पे आपके मास ऑफ द फोइल एंड दिस आपको गिवन होगा। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, तो ये आपको भी गिवन होगा। तो आपके पास ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू की जो आपके पास फार्मूला आएगी तो ये क्या है, W इंटू एस इंटू डेल टी डिवाइडेड बाई एम। W क्या है, ये हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर है, एस जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है जो आपको गिवन होगा, डेल टी टेम्परेचर आप फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द T1 एंड T2, एंड एम जो आपके पास है ये क्या है, मास ऑफ द फोइल है। तो आपके ये ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू फार्मूला यही आएगा, या ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू हमारे पास W प्लस स्मॉल w, तो ये W प्लस स्मॉल w ये एक आपको वाटर क्या करेगा, वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का आपको बताएगा, और ये स्मॉल w जो आपके पास अनदर फोइल हो तो आप उसके साथ उसको एड अप करेंगे, बाकी वो फार्मूला है, ठीक है। अगर आप नेट कैलोरीफिक वैल्यू मालूम करना चाहें, जैसा हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो अगर आप इसको मालूम करना चाहें तो आप ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू जो आप ऊपर फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, तो इससे आप क्या करेंगे, आप जो हाइड्रोजन की परसेंटेज अगर आपको गिवन हो तो इसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना होगा, आपने 0.09 एंड 587 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन बर्न होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जो हीट एब्जॉर्ब करता है तो इवॉल्व होता है
हमारे पास नेट कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी दैट ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो आपकी नेट कैलोरीफिक वैल्यू ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू से कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन भी हीट एब्जॉर्ब करता है, और जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या करेगा, इसको बर्न करने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट हो, तो कुछ हीट हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए नेट कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू थोड़ी कम होती है दैट ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ we move towards the next slide, and that is numerical on calorific value. Now अगर आपके पास कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ डेटा गिवन होगा, उस डेटा के बेस पे आपने कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। सही है, फॉर एग्जांपल नीचे आपको दो एग्जांपल दी गई है, तो अगर आप इसको देख ले तो कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल सैंपल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो आपको जो वहाँ पे फार्मूले में आपको एक वैल्यूज आपको वेरिएबल बताए गए हैं, तो वो सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपको एक एम जो आपको वहाँ पे दिया गया था वो एम यहाँ पे मौजूद है 1 ग्राम है। ठीक है, आपको जो डब्ल्यू दिया गया था वो डब्ल्यू भी आपके पास मौजूद है जो कि 2 kg है, तो आपके पास क्या आती है एम एंड डब्ल्यू। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इस आपके पास आता है जो कि फार्मूले में है, तो आपके पास इस भी आ जाएगा। और नीचे राइज ऑफ टेम्परेचर, तो ये डेल टी है, आपको T1 एंड T2 नहीं दी गई है, बल्कि आपको डायरेक्टली डेल टी दी गई है। तो आपके पास फार्मूले में भी 4 वेरिएबल्स है और यहाँ पर भी आपको 4 वेरिएबल दी गई है, तो आप डायरेक्टली इसको फार्मूले में कन्वर्ट करना होगा। सही है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको ऊपर मास ऑफ द कोयल आपको बताया गया है जो कि 1 ग्राम है, तो आपने इस 1 ग्राम को आपने केजी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि नीचे आपके पास सारे यूनिट्स जो है जो कि वो एसआई सिस्टम में है, तो आपने उसको इस एसआई सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना होगा, आपने इसको बड़े यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आपने सारे यूनिट्स को सेम फॉर्म में लाने होंगे। अगर छोटे यूनिट्स है तो आपने उसको बड़ा करना होगा। सही है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मास ऑफ द कोल 1 ग्राम के बजाय आपके पास फार्मूले में आप क्या लिखेंगे 0.001 ग्राम। सही है, 1 kg 0.001 kg आप 1 ग्राम के बजाय आप लिखेंगे। सही है। इस तरह अनदर एग्जांपल है, आपने इस एग्जांपल को आपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन की कोई ऐसी ख़ास प्रोसीजर नहीं है, तो आपने डायरेक्टली वैल्यू को पुट करके आपने कैलोरीफिक वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना होगा। सही है। A cool sample with 93% carbon, 5% hydrogen and 2% ash is subjected to combustion in a bomb calorimeter. Calculate gross calorific value and net calorific value given there. तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दी गई है 5% और आपको बताया गया है कि आप फाइंड आउट करें नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो आप पहला ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू के लिए आपको मास भी गिवन है। ठीक है, आपको डब्ल्यू भी गिवन है, मास आपको गिवन है 0.95 g, आपको वेट गिवन है क्या 2000 ग्राम, मास ऑफ वाटर इन कॉपर कैलोरीमीटर, तो ये वेट डब्ल्यू आपको गिवन है। इस तरह आपको वाटर इक्विवेलेंट आप भी आपको दी गई है, ये क्या है 70 ग्राम। तो ये वाटर इक्विवेलेंट जो आपको पास गिवन है तो ये क्या है, ये हमारे पास वो स्मॉल डब्ल्यू है। एक आपके पास बड़ा डब्ल्यू था, एक आपके पास स्मॉल डब्ल्यू था, तो आप इन दोनों को एड अप करेंगे। और जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि आपको ऊपर एग्जांपल में दी गई है
4.187, तो ये हर जगह पे कांस्टेंट होती है। तो आपने यहाँ पर भी एस को 4.187 आपने लगानी पड़ेगी। और टेम्परेचर डेल टी भी आपको दी गई है, राइज इन टेम्परेचर, तो आपने इसको फार्मूले में पुट करना है। और फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको यहाँ पे पर भी दी गई है कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। तो आपको ये सारे यहाँ पे दी गई है, एस भी है, डब्ल्यू भी है, एम भी है, और आपको पास डेल टी भी है। ठीक है, तो आप जब ग्रास क्लोरिफिक वैल्यू पॉइंट आउट करेंगे तो फिर आपने उसको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इससे माइनस करनी होगी। ठीक है, अच्छा ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट व्हेन a 0.84 g of coal was burned completely in bomb calorimeter, the increase in temperature of 2655 grams of water was 1.85 degrees C. If the water equivalent calorimeter is 15.6 gram, calculate gross calorific value. तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में आपको सारा डाटा अवेलेबल है, जिस फार्मूले में जितने वेरिएबल्स हैं उन सारों का आपके पास यहाँ पे डाटा मौजूद है। तो आप सिर्फ इस डाटा को यहाँ से आप उठा के वहाँ पे पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है। हमारे पास m जो आपके पास फार्मूले में है तो वो क्या है 0.84 ग्राम ऑफ कोल। तो आपके पास m जो आएगा वो 0.84 ग्राम ऑफ कोल, ये m होगा। सही है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो w आ रही है, तो w क्या है इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर ऑफ वाटर। आपके पास w होगा 1.156 ग्राम, 156 ग्राम आपके पास क्या होगा W होगा। सही है। तो आपके पास W भी आ गई, आपके पास M भी आ गया। सही है। तीसरी बात यहाँ पे कि डेल टी, तो आपके पास डेल टी भी दी गई है। चेंज इन टेम्परेचर वो है 1.85 डिग्री सी। तो ये आपके पास चेंज इन टेम्परेचर डेल सी होगा। सही है। और आपके पास एक चीज़ रह जाती है जो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, तो क्योंकि कांस्टेंट है वो हमारे पास 4.187 होगा, 4.187 होगा। तो आप इन वैल्यूज़ को आपने फार्मूले में पुट करके आप इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू एट नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फॉइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मास ऑफ फॉइल दिस, m आपको ये है 0.75 g, वेट आपको 3 दिया गया है कि आपको नीचे 350 ग्राम है। टेम्परेचर आपको 3.02 डिग्री सेंटीग्रेड है, से ये चेंज इन टेम्परेचर है। और इस तरह मास ऑफ वाटर आपको क्या दी गई है 1150, और आपको हाइड्रोजन 2.8% दी गई है। तो आप जब नेट कैलोरीफिक वैल्यू पॉइंट आउट करेंगे तो फिर आप हाइड्रोजन को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो पहले मैंने आपको बताया था। सही है। आप 2.8 को 0.09 से और वहाँ पर जो दूसरा कांस्टेंट था उसके साथ आप हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, आप ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू से माइनस करेंगे। तो ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू के लिए आपको ऊपर ये वेरिएबल दी गई है, 4 वेरिएबल्स है, और फार्मूले में भी 4 वेरिएबल्स है, और यहाँ पे आपको 4 डेटा गिवन है। सही है। थर्ड नंबर पे कैलकुलेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फॉइल सैंपल ऑफ अ कोल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको नीचे दी गई है मास ऑफ द कोल, आपको दी गई है 0.6 ग्राम है, ये m होगा। वाटर इक्विवेलेंट जो आपके पास W होगा वो 2200 ग्राम, मतलब 2.2 kg आ जाएगा। सही है। स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास दी गई है कि 4.187 है, ये आपके पास S होगा। एंड राइज इन टेम्परेचर जो कि हमारे पास डेल टी है, ये हमारे पास 6.52 से 52 होगा। ठीक है। तो ये आप पुट करके आप फाइंड आउट करेंगे ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू।
Calculate the gross calorific value and net calorific value of a foil from the following data. सारा डेटा गिवन है आपको नीचे. M mass of the foil #83 ग्राम. W आपको गिवन है 3500 ग्राम. आपको वाटर गिवन है, W गिवन है जो कि स्मॉल था 385 ग्राम. आपको T1 और T2 दी गई है. आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास डेल T आ जाएगा. ठीक है, तो आपके पास इससे नेट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी. और फिर जो आपको नीचे दी गई है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आप इसको अपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और फिर इस वैल्यू को आप ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से माइनस करके आपके पास आ जाएगी. अच्छा, ओके. नाउ वी रीड a little bit about knocking, and this is due to the foil type we use in the IC engine. So हम आपको मैं कुछ नॉकिंग के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये नॉकिंग क्यों होती है. तो आपको तो इसकी बेसिक प्रोसीजर को आप के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपका बेसिक लेक्चर नहीं है. लेकिन नॉकिंग जो होती है तो ये क्यों होती है, ये फॉइल की वजह से होती है. और जब हम किसी भी फॉइल की हम वैल्यू, हम इसकी प्रिपरेशन, हम इसकी डिस्टिलेशन जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये नॉकिंग रिड्यूस होगी. तो इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे ये तो हम बाद के लेक्चर है, पूरे लेक्चर है इस पे, उसको हम पढ़ेंगे. लेकिन आपको यहाँ पे जो नॉकिंग आपको हम बता रहे हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा लिटिल क्या करेंगे आपको बताएंगे. Say no. Now towards the definition and explanation we go. In an internal combustion engine, a mixture of gasoline, vapor and air is used as a fuel. After the initiation of the combustion reaction by spark in the cylinder, the flame should spread rapidly and smoothly through the gaseous mixture. Thereby the expanding gases drives the piston down the cylinder. The ratio of the gaseous volume in the cylinder at the end of the suction stroke to the volume and the end of the compression stroke of the piston is known as the compression ratio. The efficiency of an internal combustion engine increases with the increase in compression ratio, which is dependent on the nature of the constituents present in the gasoline used. Okay, in certain circumstances, due to the presence of some constituents in the gasoline used, the rate of oxidation becomes so great that the last portion of the fuel air mixture gets ignited instantaneously, producing an explosive violence known as a knocking. The knocking results in loss of efficiency. ठीक है, तो knocking क्या होती है कि ये जब fuel में हमारे पास नाइट्रोजन की मकदार ज़्यादा हो जाती है या इसकी दूसरे गैसेस इसमें अपने अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या होता है कि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जब कंबस्शन इंजन में ये फ्यूल एंटर हो जाते हैं तो क्या होता है कि ये इंस्टेंटेनियसली ये इग्नाइट होता है, ये ऑटोमेटिकली इग्नाइट होता है विदाउट ऑन द स्पेसिफिक टाइम. तो ये स्पेसिफिक टाइम पे ये क्या होगा, ये इग्नाइट नहीं होगा. और जब ये स्पेसिफिक टाइम पे इग्नाइट नहीं होगा तो हमारे पास वहाँ पे एक आवाज़ से महसूस होती है जिसको हम नॉकिंग कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉकिंग जो है ये किसी भी फ्यूल की नेचर पे डिपेंड कर रहा है. अगर उस फ्यूल की हम नेचर को चेंज करें, इसको हम क्या करें, इसमें हम मुख्तलिफ प्रोसेस, केमिकली प्रोसेस से हम इसको गुजारें, तो हम उस ऑयल की नॉकिंग जो इसकी प्रॉपर्टी है हम इसको कम कर सकते हैं. ठीक है,
तो फिर हम बाद में पढ़ेंगे कि हम नाकिंग और ये बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिस तरह नाकिंग उसको हम कैसे कम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नाकिंग प्रोड्यूस होती है जब बर्निंग होती है अपने स्पेसिफिक टाइम से पहले या बाद में होती है। और ये क्यों होती है, ये फॉइल की नेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब फॉइल की नेचर हम चेंज करेंगे, जो नाइट्रोजन हो उसमें, तो इसमें ऑक्सीडेशन फिर होती है, और जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियसली ये इग्नाइट होती है। ओके, नाउ टुवर्ड द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस एंटी नाकिंग एजेंट हमारे पास कौन से है। अगर हम इस नाकिंग को रिड्यूस करना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंटी नाकिंग एजेंट यूज़ करेंगे। ओके, एंटी नाकिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, तो लेट्स रीड अबाउट दैट। Following are the substances added to petrol in order to prevent knocking in IC engine। हम IC इंजन में नॉकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास क्या है, फुल है, हमारे पास दूसरे ऐसे एजेंट है जो हम इसमें पेट्रोल में या डीजल में या प्योर गैसोलीन में हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास उस नॉकिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्या है, टेट्रा इथाइल लीड है, टेल TAL। ठीक है, तो टेट्रा इथाइल लीड आपको नीचे फार्मूला बताया गया है कि PB जो लीड है CH2CH3, ठीक है, 4 was put into petrol। Particles of lead and lead oxide PbO are formed on combustion। This helps the petrol to burn more slowly and smoothly, preventing knocking। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, लेड इथाइल टेट्रा इथाइल लेड हम पेट्रोल में यूज़ करेंगे, तो उसका बेसिक फंक्शन ये होगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होगा कि हमारे पास सारा कोयल एट अ टाइम एट वंस बर्न नहीं होगा, ये आहिस्ता जो है ना लेड होगा, बर्न होगा। जब ये आहिस्ता बर्न होगा तो हमारे पास नॉकिंग नहीं होगी, क्योंकि बर्निंग IC इंजन में बर्निंग स्मूथ होनी चाहिए, और इसमें हमारे पास जितना भी फ्रेश चार्ज है सारे फ्रेश चार्ज को बर्न होना चाहिए। सही है, तो टेट्रा इथाइल लीड वी यूज इट एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन। ओके, दूसरी पोजीशन पे है TML, टेट्रा मेथाइल लीड। ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन भी ये है कि यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पे भी लीड के साथ ऑक्सीजन की ऑक्साइड बनती है, और वो क्या होता है, वो फिर खारिज होती है। सही है, और तीसरी क्या है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर ये भी क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है, जो कि हम फॉइल में यूज़ करेंगे एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट। सही है, तो ये अ लिटिल अबाउट द एंटी नॉकिंग एजेंट वी यूज इन गैसोलीन टू रिड्यूस knocking effect of the engine। Okay, now we go towards the next slide, and that is about the octane number। Now this is a specific property of the foil, and we categorize foil on this number। Now what is the effect of octane number on foil, and what is the effect of octane number on other properties of the gasoline। ठीक है, the octane rating of foil is defined as percentage by volume of isooctane in the mixture of isooctane and normal heptane। ठीक है,
तो ये क्या है कि आइसो ऑक्टेन का जो अपनी मकदार है, तो ये नॉर्मल हेप्टेन में कितना होना चाहिए या कितना है, सही है। तो ऑक्टेन हम आइसो ऑक्टेन के बेस पे हम क्या करेंगे, हम इसको कैटेगराइज करेंगे। थर्ड लाइन, विच एग्जैक्टली मेजर द इंटेंसिटी ऑफ फ्यूल इन स्टैंडर्ड इंजन अंडर अ सीट ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इंजन के लिए और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए हमारे पास ऑक्टेन नंबर बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ which has it is the ability of resistance of a foil to knocking in comparison to isooctane, which has octane number 100 and has high anti-knocking quality. Better anti-knock quality allows us to compress the air-foil mixture to a larger extent before it gets ignited by itself. Urifoil is rated between 0 to 100. ऑक्टेन नंबर भी हम किसी भी फॉइल को हम 0 से लेके 100 तक काउंट कर सकते हैं, सही है। जितनी भी ऑक्टेन नंबर बेस्ट हो किसी भी फॉइल का, तो वहाँ पे इसकी एंटी नॉकिंग एजेंट कम होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉइल इग्नाइट होगा ऑन द मैक्सिमम प्रेशर, और जब मैक्सिमम प्रेशर पे फॉइल इग्नाइट होगा तो वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन क्या होगी, हासिल होगी, सही है। तो ऑक्टेन नंबर की एक खासियत ये है कि ये एंटी नॉकिंग को कम करता है। दूसरी बात ये है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। तीसरी बात ये है कि इसको हम आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज को जब नॉर्मल हेप्टेन के साथ हम कंपेयर करेंगे तो इसको हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं, सही है। नाउ सेकेंडली, हायर ऑक्टेन नंबर फॉइल्स लेट्स यू यूज हायर कंप्रेशन रेशो इन द इंजन विच कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस। जितनी भी ऑक्टेन नंबर हाई होगी किसी भी फॉइल की, तो आपको उसी इंजन का आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा, क्योंकि हायर ऑक्टेन नंबर पे हमारे पास फुल इग्नाइट होगा एट द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द इंजन पिस्टन, सही है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑक्टेन नंबर के बारे में पता होना चाहिए, सही, कि व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑन एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, सही है। थर्ड पैरा, दिस वाज all for spark ignition engine in which mixture of fuel and air is compressed, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर हम पेट्रोल इंजन के लिए यूज़ करेंगे, न कि डीजल इंजन के लिए, सही है, जहाँ पे हमारे पास फ्यूल एयर मिक्सचर क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। इफ़ यू यूज अ लोअर ऑक्टेन नंबर fuel in your engine, then there are chances of engine knocking in your engine which in severe cases damage your engine। और जहाँ पे हमारे पास अगर लो ऑक्टेन नंबर हम यूज़ करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास बर्न होगा फ्यूल बिफोर द मैक्सिमम प्रेशर, और जब बिफोर मैक्सिमम प्रेशर बर्न होगा तो हमारे पास नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। जब नॉकिंग प्रोड्यूस होगी तो ये आपके इंजन को डैमेज कर सकता है। ओके, नाउ towards the next slide, in this slide we read a little about the cetane number, ठीक है। now what is the cetane number of foil? now let's go. The cetane rating of foil is defined as percentage by volume of normal cetane in the mixture of normal cetane and alpha methyl naphthalene which has same ignition characteristic, ignition delay as test foil when combustion is carried out in standard engine under specific operation condition. Only air is compressed and fuel is injected into the cylinder, so you can go
on compressing as much as you want, but when you inject the foil, it must burn satisfactorily, efficiently in the available time. तो C10 नंबर क्या होगा? C10 नंबर हमारे पास हम डीजल इंजन में यूज़ करेंगे और इसको भी हम एट मैक्सिमम प्रेशर को जब हम ये रिक्वायर्ड होगा कि हमें मैक्सिमम प्रेशर पे हमारे पास बर्निंग हो जाएगी, तो ये बेस्ट होगा। अब C10 क्या है कि ये परसेंटाइल अमाउंट ऑफ C10 होगा किस चीज़ में? अल्फा मीथाइल निप्तलीन में। जब अल्फा मीथाइल निप्तलीन में हाउ मच अमाउंट ऑफ C10 दिस इज़ द C10 नंबर। ओके, जितना C10 नंबर इंक्रीज़ होगा इतना ही फोइल की क्वालिटी बेस्ट होगी और हमारे पास इग्निशन या कंप्रेशन या कंबशन टेक प्लेस एट द मैक्सिमम प्रेशर। ओके, सेकंड पैराग्राफ, this means that this time we needed a foil which burns with minimum delay when injected into the cylinder। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास जैसा ही हम फोइल को इंजेक्ट करें किसी में इंजन में तो ये इग्नाइट होना चाहिए, क्योंकि हम डीजल इंजन में पहले हम क्या करेंगे, हम ईयर को कंप्रेस करेंगे और इसके ऊपर हम फोइल की स्प्रे करते हैं। Now what is this delay? When the foil enters the cylinder, it needs to be atomized, then mixed with the air, then its temperatures must be raised, then the chemical reaction of combustion take its time. All this time added is the ignition delay। इग्निशन डिले क्या है कि हमारे पास एयर पहले से कंप्रेस होता है इंजन में, बाद में हम क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं ऑफ द ऑयल। तो ऑयल को एटमाइजेशन के लिए, फिर इसको मिक्स करने के लिए विद द इंटरनल एयर, फिर इसको मतलूबा टेम्परेचर हासिल करना, ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन करना, तो ये सारा हमारे पास डिले है और ये डिले जितना कम हो उतना ही इसका असर ज़्यादा होगा। ठीक है, इग्नाइट होगा एट द मैक्सिमम temperature and pressure. Now last, so C10 number is a rating that indicates how low it the ignition delay of the foil as compared to that of C10। तो यहाँ पे हमारे पास बर्निंग के लिए या डिले के लिए हमारे पास जितना टाइम कम हो उतना उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी। सही है, तो आपको C10 के यूज़ के बारे में पता चला, आपको C10 की फार्मूले के बारे में पता चला कि ये क्या चीज़ है और ये कहाँ पे काम आती है। तो C10 को हम क्या कहते हैं कि ये अल्फा मीथाइल निप्तलीन में C10 के परसेंटेज को C10 नंबर कहते हैं। ठीक है, ये हम इंजन जो है डीजल इंजन में हम इसको यूज़ करेंगे और ये क्या करता है कि ये डिले को कम करता है। ठीक है, इग्निशन डिले को ये कम करता है। और इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा, ऑक्टेन नंबर पढ़ा, तो उसको हम पेट्रोल इंजन में यूज़ करेंगे और वो क्या करता है कि वो हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर पे फोइल को बर्निंग में मदद देती है। ओके, नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई थिंक दैट इज़ द लास्ट slide, it is the last slide of your lecture, and you note if you have any question you will ask them in online lecture. Okay, thank you a lot. Khuda Hafiz.